Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT with tips and tricks. Today we will discuss important topics of pharmaceutical jurisprudence. ओके तो आज हम थोड़ा jurisprudence के रिगार्डिंग जो टॉपिक हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुछ स्केड्यूल हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ एक्ट एंड रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। बहुत हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जब क्लास में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम स्केड्यूल तो हमने पढ़े हुए हैं, तो एक्ट क्या है ना। एक्ट के भी आगे स्केड्यूल है। यस, ये दोनों ही जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक है वो दो चीज़ों में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो उसके एक्ट्स हैं, एक उसके रूल्स हैं। ठीक है, तो जो एक्ट है, एक्ट मतलब कि कब वो एक्ट जो पास हुआ था और उसके रूल्स क्या लगे थे वो स्केड्यूल में सारे डिवाइडेड हुए थे। ठीक है, तो कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था? 1940 में, है ना। जो एक्ट पास हुआ था 1940 में हुआ था। और रूल्स कब हुए थे इसके, कब लागू हुए थे? 1945 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास कब हुआ था? 1940 में। और रूल्स कब इसके हुए थे फॉलो? रूल्स कब स्टार्ट हुए थे? 1945 में। ठीक है, तो इसमें देखना है हमने कि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल का क्या है, मेन मोटिव क्या है, इसके बेसिक्स देखते हैं कि ये 1940 में आया था। ठीक है, रेगुलेटरी, ये मोस्टली इसके लिए था, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग के लिए। मतलब कुछ ड्रग्स जो इम्पोर्ट होती थी उनके लिए। ठीक है, और जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती थी, डिस्ट्रीब्यूट होती थी, सेलिंग होती थी, उनकी सबकी रेगुलेशंस, ठीक है, वो इसमें देखी जाती थी। तो ये इसमें मेजर 18 पार्ट्स थे डिवाइडेड। ठीक है, 2 स्केड्यूल्स थे जो एक्ट के अकॉर्डिंगली बने थे और 23 स्केड्यूल थे जो रूल्स के अकॉर्डिंगली थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूरिस्प्रूडेंस। डेफिनेशन है हमारी कि ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, मीन्स कि सारी मेडिसिन्स जो हम अंदर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉडी के अंदर के लिए यूज़ करते हैं, जब बाहर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लोशंस हम बाहर यूज़ करते हैं, इंटरनली हम इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर हम कोई अंदर जो टैबलेट्स लेते हैं वो इंटरनली, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये सारी मेडिसिन्स जो हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है, जो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल के जो जानवर हैं उनके लिए यूज़ हो रही है। एंड ऑल सब्सटेंसेस एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन द डायग्नोसिस, मीन्स कि वो इंटेंडेड करें किसके लिए यूज़ करने के लिए? डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए या प्रिवेंशन करने के लिए। ठीक है, मिटिगेशन भी क्योर होती है, मतलब हम डायग्नोस कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं या मिटिगेशन कर रहे हैं या प्रिवेंशन कर रहे हैं किसी भी डिजीज़ की या डिसऑर्डर की, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में। ठीक है, तो वो इंक्लूडिंग इट्स प्रिपरेशन जो अप्लाई की जा रही है ह्यूमन बॉडी को फॉर द पर्पस ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक, मतलब अगर हमें कोई पर्पस मीन्स कि किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हमने कोई मेडिसिन जो दी है, अप्लाई की है, फॉर्मुलेशन दी है, तो वो एक तरह से सारी हमारी ड्रग्स ही हैं। ठीक है, मेडिसिन जो है वो हमारी सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ड्रग की डेफिनेशन इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो मेडिसिन्स इंटेंडेड और इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ होती है ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और वो ऑल सब्सटेंसेस जो इंटेंडेड किए जाते हैं डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मिटिगेशन मतलब क्योर करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के और डिसऑर्डर के ह्यूमन बींग्स में एज वेल एज एनिमल्स में, जिसमें प्रिपरेशन इंक्लूड है जो ह्यूमन बॉडी को अप्लाई करी जाती है, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज। ठीक है, तो सब्सटेंस कौन कौन से हैं इसमें? सब्सटेंस क्या है? एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, आईवी सोल्यूशन, वाटर फॉर इंजेक्शन, डिस्टिल्ड वाटर, ग्रिप वाटर, सैनिटरी पैड एंड रोलर बैंडेज। ठीक है, ये सारी ड्रग में आते हैं सब्सटेंस। उसके बाद न्यू ड्रग की डेफिनेशन क्या है? अब
न्यू ड्रग जो मार्केट में मेडिसिन आती है तो उसमें हम कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारी न्यू ड्रग है। न्यू ड्रग को हमेशा ऐसे इंक्लूड किया जाता है कि वो वाली ड्रग्स जिसको अभी 4 इयर्स मतलब 4 साल जो हुए हैं उसके अप्रूवल को, ठीक है। जो आपने मेडिसिन जो इंडियन फार्माकोपिया में जहाँ इंक्लूड है, जहाँ आपकी ड्रग अप्रूव हुई को सिर्फ 4 इयर्स हुए, वो न्यू ड्रग ही मानी जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ही कंसिडर करते हैं न्यू ड्रग। तो डेफिनेशन है कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या है? वो वाली में इट मीन्स एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जो इंटेंडेड होता है किसके लिए? रब करने के लिए, पोर करने के लिए, स्प्रिंकल्ड करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, और इंटेंडेड इनटू अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग द अपीयरेंस and include article intended for use as component of cosmetic। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि जो चीज़ आप क्लीनिंग के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हो वो सारे कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है। अब देखिए जो स्केड्यूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्केड्यूल टू द एक्ट के अकॉर्डिंगली स्केड्यूल्स जो हैं वो क्या 2 हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू एक्ट सिर्फ 2 स्केड्यूल हैं। कौन से हैं? फर्स्ट वन है कि जिसमें फर्स्ट स्केड्यूल ये बोलता है कि जिसमें नेम ऑफ बुक, जो नेम है बुक का, कौन सी बुक्स का? अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, ठीक है। ये जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के अंदर जितनी भी बुक्स हैं उनके नेम आते हैं फर्स्ट स्केड्यूल में अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल टू द एक्ट, ठीक है। और सेकंड वन में क्या आते हैं? जो स्टैंडर्ड्स जो कंप्लाई किए जाते हैं, कंप्लाइड किए जाते हैं, जो इम्प्रूव ड्रग्स हैं बाय ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल, स्टॉक्ड, एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिंपल लैंग्वेज जो कंप्लाई किए जाते हैं, मतलब जिनके हम कर सकते हैं कि कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना है तो वो हम हमेशा सेकेंड स्केड्यूल में ही करते हैं। मीन्स कि जिनको कंप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें जिनकी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है वो सेकेंड स्केड्यूल में आती है, ठीक है। तो इसमें है ये दोनों स्केड्यूल टू द एक्ट है। तो स्केड्यूल टू द रूल्स क्या हैं? रूल्स के अकॉर्डिंगली जो ए है, जैसे कि हमने देखा है कि ये A to Y हैं, बीच में जो कुछ स्केड्यूल्स थे जो मतलब उनको रद्द कर दिया था, तो बट उस इसमें जो लिस्ट है उसमें क्या क्या है स्केड्यूल के रूल्स के अकॉर्डिंगली। जो ए है प्रीफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू, रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। मेमोरेंडा मतलब नोटिस, मतलब मैसेज, ठीक है। कुछ भी मतलब सिंपल फॉर्म है आपका जो आप लाइसेंस अप्लाई करते टाइम पे, या लाइसेंस इशू कराते टाइम पे, या रिन्यू करवाते टाइम पे आप अप्लाई करते हो तो आपको जो फॉर्म ए जो फिल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बी है जो रेट ऑफ फीस फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय ड्रग सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। जो आपकी जो टेस्टिंग और एनालिसिस होती है, जो जैसे IR वगैरह करवाते हैं, तो इनकी सबकी जो एक फीस जो फिक्स करी है एनालिसिस करने के लिए, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली ये फीस जो है ये उन्होंने करी है। अपनी जो रेट रखे हैं वही फीस हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही हम पैसे देंगे या लेंगे, ठीक है। तो इनके अलावा हम फीस चार्ज करते हैं तो हमारी कंप्लेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी कंप्लेन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सी है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविज़न। तो इसमें बायोलॉजिकल वो वाले बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की लिस्ट जो इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग होते हैं बाय स्पेशल प्रोविज़न, मतलब किसी स्पेशल प्रोविज़न के साथ, ठीक है। तो इसमें जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे इंसुलिन है, सिरा, एंटीजेंस वगैरह कुछ हैं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इसके बायोलॉजिकल के। तो वो सारे जो लिस्ट है उसकी प्रोडक्ट की वो स्केड्यूल C में है इंक्लूड, ठीक है।
तो C1 क्या है, लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर गवर्न बाय स्पेशल प्रोविज़न। इसमें एक्सेप्शन जो उसमें C में नहीं इंक्लूड थे वो C1 में कर दिए, जो स्पेशल प्रोडक्ट उसमें नहीं इंक्लूड थे तो वो C1 में इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो D है जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड होता है आउट कर देना, ठीक है, फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे ड्रग्स को एग्जेम्प्टेड नहीं किया, वो लिस्ट ड्रग्स की जो एग्जेम्प्टेड है प्रोविज़न से। प्रोविजंस मीन्स कि जो उसके सर्टेन प्रोविजंस होती है ना, प्रोविजंस मीन्स कि परमिशन लेना, किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। ड्रग्स इंपोर्ट करने के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, बट डी में वो वाली ड्रग्स हैं जिसमें हमें ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी ड्रग इसमें डी में इंक्लूड करी है, ठीक है। तो E1 क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसमें वो वाली लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम के अंडर, वो वाली, ठीक है, लिस्ट। नेक्स्ट है एफ की पूरी फैमिली है ये एफ। तो एफ का मतलब है एफ मीन्स रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द ब्लड बैंक और फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें कौन सी जो हमें ब्लड बैंक के लिए जो हमें फंक्शन और ऑपरेशनल हमें करनी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो इसमें एफ़ में दी होती है। मतलब सपोज मान लो आपने कल को प्रिपरेशन करनी है ब्लड कंपोनेंट की, तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो आप एफ़ फॉर्म जो है एफ शेड्यूल के रूल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। F1 में 3 पार्ट से डिवाइड किया है। F1 क्या है, प्रोविज़न जो एप्लीकेबल है टू द प्रोविज़न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स, ठीक है। जो बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसमें जो प्रोविज़न्स हैं, ठीक है। तो सेकेंड है प्रोविज़न एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सीरा फ्रॉम लिविंग एनिमल्स। ऑल सीरा मीन्स सीरा में किस में पढ़ा था हमने, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो वो वाली फ्रॉम लिविंग एनिमल्स, ऑफकोर्स जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वो लिविंग में मिलते हैं, एग्जांपल है उसके सीरा, ठीक है। तो ये इसकी प्रोडक्शन जो है उसके लिए प्रोविज़न जो एप्लीकेबल होती है वो F1 का सेकेंड पार्ट जो है उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो एफ का थर्ड पार्ट जो है उसमें प्रोविज़न जो एप्लीकेबल होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, डायग्नोस्टिक एजेंट के लिए, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक मतलब जो हमने टेस्टिंग करनी होती है उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रोविज़न्स एप्लीकेबल है वो हम F1 के थर्ड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। F2 किसके लिए है, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। प्रोविज़न का कंफ्यूज नहीं होना, प्रोविज़न का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कि सप्लाई करना, कुछ सप्लाई समथिंग फॉर यूज़, ठीक है, कुछ किसी चीज़ की सप्लाई करना जो यूज़ में हो, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोविज़न का सिंपल मीनिंग है सप्लाई करना, ठीक है। तो इसमें F2 का है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हैं। F3 में स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। एम्बिलिकल टेप्स सिंपल टेप्स होती है जो वाइट कलर की होती है, जैसे बैंडेज होती है ना, ऐसे ये टेप होती है, बट इसका पर्पस क्या होता है कि वेन्स को मतलब प्रॉपरली जो ब्लड जो है उसको प्रिवेंट करती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो ब्लीडिंग होती है उसमें ये प्रिवेंशन करती हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये मोस्टली जब डिलीवरी टाइम पे ये यूज़ होती हैं तो उस टाइम पे ये यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। तो F जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जितनी भी आई रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो F में हैं। जी जो है लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस जो रिक्वायर्ड है यूज़ ओनली अंडर मेडिकल सुपरविज़न, मीन्स कि आपको सिर्फ मेडिकल सुपरविज़न आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही जो मेडिसिन है उसकी लिस्ट जो है जी में है, ठीक है। तो और एंड विच आर टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली, तो जिसको हमने उसके अकॉर्डिंगली लेबल करना है, ठीक है। तो H फॉर लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स,
जो लिस्ट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की वो एच में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है जे वो वाली डिजीज़ और एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट पर्पस टू क्योर और प्रिवेंट, मीन्स कि वो वाली डिजीज़ जो कभी प्रिवेंशन हो ही नहीं सकती, मतलब क्योर हो ही नहीं सकती, उसकी लिस्ट जे में डाली हुई है, ठीक है। के में क्या है, के रूल्स में है ड्रग्स एग्जेम्प्टेड मतलब बाहर, किससे बाहर, प्रोविज़न से। प्रोविज़न मतलब कोई नोटिस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रोविज़न एक नोटिस होता है, मतलब कि किसी चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रोविज़न, ठीक है। तो किसके रिलेटेड, टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के रिलेटेड। उसके बाद एम किसके लिए है, जीएमपी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एम जीएमपी के लिए है। जीएमपी जो रिक्वायरमेंट चाहिए फैक्ट्री प्रीमिसेस के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए एंड इक्विपमेंट्स के लिए। मतलब आपको जब आप कोई इंडस्ट्री करते हो, ओपन करते हो, तो उसके लिए जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो इसमें दिया होता है एम में, ठीक है। कौन सी रिक्वायरमेंट्स किसके रिगार्डिंग, प्रीमिसेस मीन्स कि कोई बिल्डिंग के, फैक्ट्री की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आप समझते हो, इक्विपमेंट्स जो मशीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है M1 मीन्स की रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस जो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रेपरेशन, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उसकी जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें M1 में मिलेंगी। और M2 में वही रिक्वायरमेंट्स जो फैक्ट्री प्रीमिसेस की फॉर कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट M2 में मिलेंगी। M3 किस लिए है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट एन किसके लिए है, जो हमें फार्मेसी रन करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो एन में है। ओ मीन्स कि वो स्टैंडर्ड्स जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं ओ में। पी फॉर पीरियड, लाइफ पीरियड, ठीक है, लाइफ पीरियड किसका, ड्रग का, ठीक है। तो P1 फॉर पैक साइज जो है ड्रग्स का, ठीक है। क्यू फॉर लिस्ट ऑफ कूल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक, ठीक है। तो परमिटेड मतलब परमिशन देना, किसकी परमिशन दी है इन्होंने, जो कूल तार कलर्स हैं, कुछ सपोज कोला है तो कोले का कलर आप देखोगे उसका कलर कितना, मतलब डार्क कलर के लो जहाँ कोई थिक कलर बोलो तो वो कलर होते तो हमें मतलब अच्छे नहीं लगते, तो देखने में इतना अच्छे नहीं लगते, तो मतलब उनकी परमिशन गवर्नमेंट ने दे दिया है मेडिकल टर्म में, इसमें कि हम मेडिसिन में हम यूज़ कर सकते हैं, बट कौन सी मेडिसिन जो हम कॉस्मेटिक बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कलर्स की लिस्ट दी है, ठीक है, कि कौन कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ कलर्स की पर्टिकुलर कलर्स की लिस्ट है। आर स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, तो इसके लिए है। एस फॉर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक के लिए है स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो टी जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस एंड हाइजेनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स, ठीक है। इसमें सारी हाइजेनिक जो कंडीशंस हैं आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग्स के लिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी टी में दी हैं। तो यू फॉर पर्टिकुलर टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, and U1 for particulars to the shown in manufacturing raw material analytical record of cosmetic, ठीक है। ये यू के 2 पार्ट्स हैं, यू में सिर्फ ड्रग्स की आती है, U1 में कॉस्मेटिक की आ जाती हैं सारी लिस्ट, जिसमें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड की सारी लिस्ट पर्टिकुलर्स क्या शो किए हैं उसके वो आ जाते हैं, ठीक है। तो वी फॉर स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन, ठीक है, वो आ जाती हैं। पेटेंट मीन्स की जो आपकी ड्रग्स, मतलब कोई और आपके पेटेंट करवा लेते हो ना मेडिसिन का आप, कि वो कोई और नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है, वो उस चीज़ को, तो वो वाली स्टैंडर्ड्स, क्या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए पेटेंट मेडिसिन के, वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है डब्ल्यू में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग जो विच इज़ टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, ठीक है, जिसका सिर्फ जो जेनरिक नेम
के अकॉर्डिंगली आती है, वही लिस्ट है इसमें बताई हुई है डब्ल्यू में। और एक्स क्या है, जो स्पेशल प्रोविज़न चाहिए जिसके लिए, जैसे जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं मोस्टली, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। स्पेशली उसके प्रोविजंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो वाई किस लिए है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, जब कोई मेडिसिन हमने अपनी मार्केट में लेके आनी होती है तो उससे पहले उसको 4 ट्रायल में पास करना पड़ता है, कि मतलब पहले 20 पेशेंट्स को दी जाती है, फिर 22 ऐसे, मतलब डिवीज़न है कि इतने से इतने पेशेंट 100 तक दी जाती है। फिर उसके बाद ऐसे जब मार्केट में उसके बाद आती है, जब आपकी मेडिसिन अप्रूव हो जाती है कि क्लिनिकल ट्रायल सभी पास कर लेती है, फिर आपकी मेडिसिन जो है बाहर मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसमें सारी गाइडलाइंस ये है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल ट्रायल के, और जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए, तो वो सारी नई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट के लिए वो सारी वाई में दी है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1942 में जो स्केड्यूल ए, आई एंड एल वर डिलीटेड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ई जो थी, ई किसके लिए था, पॉइजनस के लिए था, ठीक है। ऐसे आई था तो एल था, ये थे मतलब रिगार्डिंग थे रूल्स एंड रेगुलेशन के, इनको क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो इनकी जगह पे इनकी रिप्लेस करके इनको स्केड्यूल जी एंड एच को रिवाइज करा था, तो उनको एक्सपैंड करके उसमें स्केड्यूल एक्स जो ऐड कर दिया था, ठीक है। तो 1988 में एम और वाई इंट्रोड्यूस हुए थे, पहले नहीं थे ये, 1988 में ही इनको ऐड किया था। उसके बाद 2011 में स्केड्यूल एच एंड एक्स जो है वो एडिशन हुई है फॉर कर्बिंग द मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, कि मतलब कोई ओवरडोज ना करे या उसके एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ ना करे, तो उसके लिए ये स्केड्यूल एच एक्स जो रेडी किया था 2011 में, ठीक है, वो भी एडअप है, ठीक है। तो ये सारे स्केड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको अच्छे से प्रॉपर से पढ़ के जाना, ठीक है। कोई भी आपको मतलब अगर आपको जैसे भी आपको होता है माइंड में, जैसे सेट बैठता है, आप 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो नॉर्मली यही इसके इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे जितने भी स्केड्यूल जो इवन जो नहीं इसमें थे इंक्लूड, वो भी यहाँ नोट्स में इंक्लूडेड हैं, कि जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ यहाँ पे बताए हैं, कि जैसे ई का, आई का, एल का हमें आइडिया ही नहीं है, तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कि कौन से जो स्केड्यूल थे 1982 में डिलीट हुए थे, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।